अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल एंड रेडियस डेरिवेशन। तो हम बोहर के एटॉमिक मॉडल को पढ़ रहे हैं और उसके रेडियस को ड्राइव करने का तरीका सीखेंगे। बड़ा आसान टॉपिक है। कुछ बेसिक बातों से हम चलेंगे एंड आफ्टर दैट इंशाल्लाह आपको चीज़ें वन बाय वन क्लियर होती चली जाएंगी। बोहर मॉडल में सबसे पहला पॉइंट जो आप लोग याद रखेंगे, एक पॉस्टुलेट्स को डिस्कस करते हैं जो बोहर ने डिस्कस किए थे। अकॉर्डिंग टू बोहर, क्वांटाइज्ड एनर्जी मौजूद है बिटवीन ऑर्बिट। यानी अगर हम बात करें ये न्यूक्लियस है तो ये इसके इर्द पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, इसी तरह पांचवा, छठा, सातवां। तो इनके दरमियान जो एनर्जी मौजूद है वो क्वांटाइज्ड है। ये जो एनर्जी इनके दरमियान में मौजूद है ये क्वांटाइज्ड है। और ये क्वांटाइज्ड एनर्जी जो थी इसका कंसेप्ट हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन से भी मिलता है। प्लैंक्स इक्वेशन है। ओके, तो पहली बात हमें यहाँ से क्वांटाइज्ड एनर्जी की क्लियर होनी जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो बोहर ने एक्सप्लेन किया दैट वाज सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी फिक्स एनर्जी के साथ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेंगे लाइक दिस। तो इसको ज़रा करेक्टली बनाने की कोशिश कर लेते हैं। माइक की टेक्निकल के लिए बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट इसी तरह, ये दूसरा ऑर्बिट इसी तरह, तीसरा ऑर्बिट है सो। चलो, रदरफोर्ड का जो कंसेप्ट था वो इससे थोड़ा डिफरेंट था। रदरफोर्ड ने सर्कुलर ऑर्बिट्स की बजाय ये कंसेप्ट दिया था कि न्यूक्लियस के फिर जो ऑर्बिट्स हैं वो यूं एक दूसरे के साथ मर्ज हुए हैं। तो ये कंसेप्ट गलत था। ये कंसेप्ट जो था वो ठीक है बोहर का, जो बोहर ने कहा था कि वो क्वांटाइज्ड एनर्जी के होते हैं, फिक्स होते हैं। खैर, तो सर्कुलर ऑर्बिट्स का कंसेप्ट जो था ये हमें बोहर ने दिया। इसके बाद चलते हैं कि तीसरे पोस्टुलेट पे इसके। तो थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि आपके पास जो चेंज इन एनर्जी है E2 माइनस E1, वो ये चीज़ एक्सप्लेन करता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन, वजह से देखिएगा, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है फर्स्ट करें, और ये तीसरा ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन जब पहले ऑर्बिट से दूसरे में जाएगा या तीसरे में जाएगा या चौथे में, पांचवें में, जहाँ भी जाएगा वो गेन करेगा एनर्जी।
और जब वो ऊपर से नीचे आएगा दोबारा, यानी जब वो हायर ऑर्बिट से दोबारा लोअर ऑर्बिट में आएगा, तो वो अपने अंदर से एनर्जी को लूज करेगा। तो बोहर ने कहा था कि ये एनर्जी जो होगी, ये एनर्जी फिक्स होगी, ये एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी। नहीं, नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर जाना और ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे जाना, इसकी एनर्जी फिक्स होगी। और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी यानी क्वांटाइज्ड एनर्जी के लिहाज से उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेंगे जिस ऑर्बिट की एनर्जी है। जैसे फर्ज करेंगे न्यूक्लियस है, अगर पहले ऑर्बिट की एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले ऑर्बिट में ही रहेगा। वो पहले से दूसरे ऑर्बिट में कब जाएगा, वो उस वक्त पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा जब उसको इस गैप जितनी एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। अदरवाइज वो अपने ऑर्बिट में ही रहेगा, उसकी एनर्जी फिक्स होगी। ड्यूरिंग मोशन इन द सर्कुलर ऑर्बिट उसकी एनर्जी वही रहेगी। ओके, तो ये कुछ बुनियादी बातें थी जो बोहर ने की थी। हम अब जरा इसकी मजीद डिटेल में चलते हैं और मजीद देखते हैं इसको। ओके, तो आई एम रिमूविंग दिस थिंग्स। आपको ये देख लीजिएगा, लेक्चर आप लोगों के पास यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। ओके, तो डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1। मैं इसको थोड़ा सा म्यूट करने की कोशिश करता हूँ। जब भी किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे होंगे तो किसी एंगल से घूम रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये न्यूक्लियस है और वो इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के घूमते हुए अगर मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिवाइड करूं, तो यू कैन सी यहाँ पर एक एंगल डेवलप होगा एंड दैट एंगल इज नोन एज थीटा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जिसका मैस है और उसकी कुछ वेलोसिटी भी है और वो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, यानी इन शॉर्ट ये कह लें कि वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, यानी उसका कोई एंगल भी है। तो जब ये तीन चीज़ें मर्ज होंगी तो इसको कहा जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, जस्ट वन मिनट, मैं इसको जरा नीचे ठीक तरह से रख देता हूँ। तो ये हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा इसका, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा m mass of electron, v velocity of electron and r is radius। mvr, तो mvr बराबर होगा n is number of orbit, h is Planck's constant divided by 2 pi। ये इक्वेशन हमें याद रखनी है कि एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा mvr इक्वल टू n ओवर 2 pi। तो अगर यहाँ तक हमें इसकी बेसिक बातें इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी हैं, तो हम इससे ऑनवर्ड चलते हैं बेटा इसके रेडियस की डेरिवेशन की तरफ। ओके, तो रेडियस की जो डेरिवेशन है,
तो डेरिवेशन ऑफ रेडियस कैसे होगी? ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ड्यूरिंग द डेरिवेशन ऑफ रेडियस हम एक हिपोथेटिकल मॉडल तैयार करते हैं। ये एक प्रोटॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन की तरफ खींचा जा रहा है, यानी दिस प्रोटॉन इज अट्रैक्टिंग दिस इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचा जा रहा है, तो इनके दरमियान एक फोर्स है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। और अगर मैं इसका रेडियस बनाऊं तो हम यूँ कर लेते हैं कि ये इसका ऑर्बिट है जिसके अंदर वो मूव कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन की तरफ खींचा जा रहा है, इसके दरमियान है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्स लॉ से भी आती है, और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Z मीन्स एटॉमिक नंबर। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन है तो दो प्रोटॉन होंगे, तीन इलेक्ट्रॉन है तो तीन प्रोटॉन। तो Z मीन्स एटॉमिक नंबर, यहाँ Z की वैल्यू 1 होगी क्योंकि प्रोटॉन 1 है। E पॉजिटिव, E नेगेटिव। अगर ये दो थे तो दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन, तीसरा तीन Z का नंबर 3 होता है तो तीन प्रोटॉन तीन इलेक्ट्रॉन। तो फिलहाल हम जनरल कंसिडर करते हैं Z मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन, E पॉजिटिव मीन प्रोटॉन चार्ज, E नेगेटिव मीन इलेक्ट्रॉन चार्ज। ये इनके दरमियान रेडियस है जेड ई स्क्वायर, जेड ई पॉजिटिव ई नेगेटिव ओवर आर स्क्वायर। हम इसको यूं लिख लेते हैं। जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का साइन हटाएंगे तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम यहाँ कोई कांस्टेंट लगाएंगे और यहाँ का कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली परमिटिविटी है कि आप इलेक्ट्रॉन को कहाँ देख रहे हैं। भाई शीशे के अंदर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, पानी में मूव कर रहा है, स्पेस में मूव कर रहा है, एयर में मूव कर रहा है, कहाँ पे मूव कर रहा है। तो ये वैल्यूज फिक्स होती है, आपने अपने लेवल पर ये वैल्यू एज इट इज याद रखनी है, जैसे ये लिखा हुआ है आपकी बुक में लिखी होगी। जेड वैसे ही रहेगा। याद रखें ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव दोनों का चार्ज बराबर होता है, तो हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। याद रखें ई पॉजिटिव, ई नेगेटिव, अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो ई प्लस माइनस का स्क्वायर बनेगा। और किसी भी चीज़ पे स्क्वायर आए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उसका आंसर हमेशा स्क्वायर रहता है। तो ये एक बात थी इसके अंदर जो आपने याद रखनी है जनरली, कि उसमें इसको जेड ई स्क्वायर के साथ लिखेंगे ओवर आर स्क्वायर। ये है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर, और यहाँ लिख देते हैं आर स्क्वायर। एक हमारे पास जो फोर्स आ चुकी है, दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसी दौरान ये भी एक कंडीशन आ सकती है कि भाई जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, जब वो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता तो एक फोर्स उसको सर्कल से बाहर निकालने की कोशिश करती है। एक फोर्स ऐसी फोर्स है जो उसको सर्कुलर पाथ से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। वो फोर्स जो उसको सर्कुलर पाथ से बाहर निकालने की कोशिश करेगी, दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जो चाहेगी कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली
F centrifugal is equal to m v square over r। तो हमारे सामने दो चीजें आ चुकी हैं, एक हमारे पास है कूलम फोर्स और दूसरी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर कूलम फोर्स ज्यादा हो तो न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन इस रेडियस से बाहर निकल जाएगा। तो क्योंकि वो इस रेडियस के अंदर घूम रहा है, तो एक मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कंडीशन होगी। ये दो इक्वेशन पहले आपने देखे, इन दो इक्वेशन को समझना जरूरी था आप लोगों के लिए। जब ये दो इक्वेशन हमें समझ आ जाती है तो अब हम लोग एक आसानी से एक राय कायम कर लेते हैं जी। हम कहते हैं एज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, क्योंकि वो मूव करता जा रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होनी चाहिए। अगर मैं इस कंडीशन को मान के चलूं तो फिर मुझे क्या करना होगा, तो फिर हम ये कह सकते हैं फिर यहाँ से हम उसको आगे डेरिवेशन करते हैं दोनों की तरफ से। ओके, तो देखिएगा एम वी स्क्वेयर ओवर आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स must be equal to v e square over 4 pi epsilon of r स्क्वेयर। अगर मैं इस आर स्क्वेयर को, मैं जरा इसको रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि हम रेडियस की डेरिवेशन कर रहे हैं, तो मैं जरा आप लोगों को ये आर स्क्वेयर रेड कलर से बना देता हूँ ताकि हमें क्लियर हो कि एक्चुअली हम ड्राइव किसको कर रहे हैं, हम लोग रेडियस को ड्राइव कर रहे हैं। मैं मैथमेटिक्स जानता हूँ, ये एम वी स्क्वेयर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आर स्क्वेयर यहाँ डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई कैन राइट आर स्क्वेयर ओवर आर, ये किसके बराबर होना चाहिए, वी ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन ऑफ एम वी स्क्वेयर। ये यहाँ पर था, मैं इसको यहाँ पर ले आया। अब देखिएगा कि ये आर स्क्वेयर ओवर आर है तो ये कट जाएगा ये, तो मेरे पास जो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर इज इक्वल टू वी ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन ऑफ एम, एंड ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है जी किसके साथ, वी स्क्वेयर के साथ। अब इस वी स्क्वेयर के ऊपर जरा तवज्जो दो, मेरे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी बोहर के पास ये नहीं था कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसने यहाँ से ही एंगुलर मोमेंटम को यूज किया। अब देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी है, तो हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, यस वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी। कैसे, इस इक्वेशन को देखो, तो हम यहाँ पर इसको साइड पे बना लेते हैं एज एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई
v इज इक्वल टू n8 ओवर 2 पाई m r। और अगर मैं v का स्क्वायर कर लूँ तो n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो मैं v स्क्वायर की वैल्यू इस जगह पर पुट करता हूँ। ओके, तो लेट्स सी, r इज इक्वल टू, हमारा सारा बाकी पोर्शन वैसे ही रहेगा, z e स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m। और अगर यहाँ पर हम v स्क्वायर की वैल्यू को पुट करें तो v स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है दैट इज n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब ये देखें कि जो चीज़ डिवाइड में डिवाइड होती है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो सकती है, तो मैं इसको उल्टा के लिख देता हूँ। इसी को उल्टाने लगा हूँ, जरा तवज्जो से देखिएगा कि ये पूरी वैल्यू जब मैं उल्टा दूंगा तो कैसी आएगी। फोर पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। अब ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये पाई इस पाई स्क्वायर से कैंसिल, m इस m से कैंसिल, ये r स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको यहाँ ले आऊँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, r ओवर, ये वाला r यहाँ आ गया, r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसके साथ के साइन नहीं है, ये वैसे ही गलती से लिखा गया। ओके, r इंटू आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू z वैसे ही, e स्क्वायर पाई वैसे ही m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। अब ये r स्क्वायर से कट जाएगा, ये 1/r आ जाएगा। अगर इसको उल्टा दूँ, इसको यहाँ पे उल्टा कर दूँ इस इक्वेशन को, तो इसको भी ऑपोजिट लिखना पड़ेगा। आई कैन राइट माई इक्वेशन एज r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर। और ये जो n स्क्वायर है जो मैंने उल्टा के लिखा, इसको मैं ज़रा अलग करके लिख लेता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ अभी इसकी रीज़न बताता हूँ। m स्क्वायर and this whole equation is divided by z e square pi m। ये जो पूरा फैक्टर है मेरे पास, ये एक कांस्टेंट फैक्टर है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट है, एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, z इसका एटॉमिक नंबर था, e स्क्वायर चार्ज था, पाई आपको पता है मैथमेटिक्स में 22/7, और m की जो वैल्यू है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। जब आप ये सारी वैल्यूज ये पुट करेंगे तो हमारे पास जो r की वैल्यू है ये आ जाएगी, r इज इक्वल टू
0.529 0.529 angstrom into n square. R is equal to 0.529 into, तो ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई। अब इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एन स्क्वायर और ये जो रेडियस की वैल्यूज हैं ये सारी आपके सामने है, आप दोबारा रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। कहीं पर कोई इशू आएगा तो आप उसको दोबारा टैली कर लें। मैं आप इसको रिमूव करके मीनवाइल जो अपनी सहूलत के लिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। मैं एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ इसको, उसके बाद फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो अब यहाँ तक जहाँ तक हमने ड्राइव किया है, बाकी चीज़ें मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो हमने अभी तक जो चीज़ ड्राइव की थी दैट वाज R is equal to 0.529 angstrom into n square। मैं यहाँ से ये भी नतीजा निकाल सकता हूँ R is directly proportional to n square। n क्या है एक्चुअली? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। n can be 1, 2, 3 up to so on, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एक्चुअली, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब अगर मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ R1 की वैल्यू, तो R1 इज इक्वल टू 0.529 angstrom इंटू 1 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन बच्चे पूछते जिनको angstrom का नहीं पता। angstrom मीन्स 10⁻⁻10 मीटर। ये तो अगर मैं बात करूं R1 की, तो ये है, इसका मतलब R1 की वैल्यू वही रहेगी 529। अब ये पूरे का पूरा मॉडल था हाइड्रोजन के लिए। तो बोहर ये कहता है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर में मौजूद है और ये हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से कितना फासला है? वो कहता है इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से पहले ऑर्बिट में, के ऑर्बिट में इतना फासला मौजूद है। अच्छा, देखते हैं जी इसके बाद। अगर वो बात करें R2 की, तो 0.529 इंटू 2 स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं R2 इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी पहले ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट 4 टाइम्स दूर होगा। R3 इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। तो हमारे पास R3 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय 9, यानी पहले ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट 4 गुना दूर होगा, तीसरा ऑर्बिट 9 गुना दूर होगा। इसी तरह R4 R5, तो आपके पास वो 16 गुना, 32 गुना वगैरह वगैरह। तो यूं आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। तो अगर मैं यहाँ पर एक पैटर्न बनाऊं, द डिफरेंस बिटवीन R2 एंड R1, यानी पहले ऑर्बिट, यानी ये पहला ऑर्बिट है न्यूक्लियस से,
दूसरा ऑर्बिट पहले से 4 गुना दूर है, तीसरा ऑर्बिट 9 गुना दूर है, चौथा ऑर्बिट 16 टाइम्स दूर है। इस तरह ये बढ़ता जा रहा है, यानी इनके दरमियान भी जो डिफरेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। R2 minus R1 is less than R3 minus R2, which is still less than R4 minus R3 and up to so on। ठीक है, तो ये आपके पास बोहर मॉडल था। आप लोग एक बार इसको किताब से भी पढ़ लें, होप सो कि ये आप लोगों को समझ आ जाएगी। आपके क्वेश्चन हमेशा वेलकम किए जाएंगे। आपकी सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 45680002। My name is हारून इत्तेखार। ख्याल रखें अपना तब तक सारे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।